ये 10th का ज्योमेट्री तो लोग पढ़ रहे हो, जिसमें पढ़ना है सर्किल। तो सर्किल को पढ़ने से पहले सर्किल से संबंधित टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है। टर्मिनोलॉजी का अर्थ हुआ टर्म से बना है टर्मिनोलॉजी। जैसे सर्किल में तुम लोगों को सरकमफेरेंस यानी वृत्त में ये सब पढ़ना है। इतनी ही बात नहीं, कुछ और है। जैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पार्ट 1 में तुम लोगों को हम यहाँ तक बतला दिए थे। वृत्त किसे कहते हैं बतला दिए थे और लिखा भी दिए थे। पार्ट 2 में पहले ये 4 परिभाषा लिखना है, जिसमें 2 लिख दिए हैं और समझा चुके हैं। परिधि, ये परिधि हुआ ना, वृत्त के क्षेत्रफल को घेरने वाली वक्र रेखा परिधि कहलाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब जगह। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे कहेंगे, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा घेरे गए जगह को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसे कहेंगे, तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं, तो 4 भुजाएं मिलकर के जगह घेरेगी। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के 4 भुजाओं द्वारा घेरे गए जगह को चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेंगे। तो ये वृत्त जो है, तो वृत्त की ये परिधि देखो इस जगह को घेर रही है। इसमें है भी वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, साथ में समझिए लो। तो किसी वृत्त की परिधि के द्वारा घेरे गए जगह को वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। तो कितना जगह घेरा गया है, तो ये रंगीन पार्ट जो जिसको हम रंग रहे हैं वही जगह न घेरा गया है। तो यही घेरे गए जगह, ये परिधि व परिधि के द्वारा घेरे गए जगह ये सब है, यही कहलाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की परिभाषा ही होती है किसी भी आकृति के द्वारा घेरे गए जगह को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल समझ गया। तो देखो परिधि की परिभाषा, वृत्त के क्षेत्रफल को घेरने वाली वक्र रेखा। परिधि तो वक्र रेखा है, ये इतने जगह को घेर रहा है, इसलिए हो गया क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल को घेरने वाली ये वक्र रेखा जो है, इसी का नाम है परिधि, सरकमफेरेंस। समझ गया ना, यही लिख लेना है। जैसे यहाँ सी केंद्र वाले वृत्त, तो वृत्त का नाम हम लोग केंद्र के आधार पर लेते हैं। तो सी केंद्र वाला वृत्त, ये केंद्र है सी केंद्र वाला वृत्त की परिधि ए बी डी ई एफ है, यानी ए बी डी ई एफ, यानी ये वक्र रेखा का नाम हो गया। फिर व्यास, व्यास के बारे में बतला ही थे, केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो दोनों ओर परिधि के 2 बिंदुओं को स्पर्श करती है। यहाँ ए बी व्यास हुआ, तो परिधि के एक बिंदु ए को स्पर्श करती है व्यास, और दूसरे बिंदु बी को। तो ए और बी यानी परिधि के 2 बिंदुओं को स्पर्श करने वाली वह रेखा जो केंद्र से गुजरे। तो ए बी कैसी रेखा है, ए बी एक ऐसी रेखा है जो परिधि, इस परिधि के एक बिंदु ए से गुजरती है, ओ होते हुए बी तक अंत हो जाती है परिधि के दूसरे बिंदु पर। ये सब तो पिछले पार्ट में डिटेल में समझा दिए थे। तो किसी वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा, वृत्त के केंद्र से जो परिधि के 2 बिंदुओं को स्पर्श करता है, ए बी रेखा केंद्र ओ से गुजरती है और एक ए एवं दूसरा बी बिंदु को स्पर्श करता है जो ए एवं बी परिधि पर है। तो उदाहरण के में भी यहीं लिखा हुआ है। तो ये दोनों को तू लोग समझ गया ना। अब आओ त्रिज्या और केंद्र पर। ये दोनों त्रिज्या और त्रिज्या की विशेषता। तो त्रिज्या के बारे में भी बतलाए थे, किसी वृत्त के केंद्र एवं परिधि को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यहाँ सी केंद्र वाला वृत्त है और ये परिधि हुआ,
तो परिधि के किसी भी बिंदु को केंद्र से मिला देंगे तो केंद्र और परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यहाँ परिधि पर देखो 3 बिंदु लिए हैं बी ए डी, ये सी केंद्र है, सी को बी से मिला देंगे तो सी बी त्रिज्या हुआ, सी ए त्रिज्या हुआ, सी डी त्रिज्या हुआ। त्रिज्या को हम लोग आर से व्यक्त करते हैं, है ना। त्रिज्या की विशेषता एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, यानी समान लंबाई की होती है। दूसरी, त्रिज्या व्यास की लंबाई का आधा होता है, ये भी बतला दिया है ना। जैसे देखो ये सी ए त्रिज्या है, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये सी केंद्र हो गया, इसको ई मान लो, तो सी केंद्र और परिधि के बिंदु ए को मिलाए तो ये त्रिज्या हुआ। फिर इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ई बिंदु को स्पर्श किया तो सी ई भी त्रिज्या हुआ, तो आर, तो देखो तो ई ए व्यास कहलाएगा, केंद्र से गुजरने वाली रेखा है, दोनों ओर परिधि को स्पर्श कर रही है, तो ई ए व्यास हो गया। तो ये अगर 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर, तो 3 और 3 6 मीटर, तो व्यास का लंबाई हुआ 6 मीटर, त्रिज्या हुआ 3 मीटर। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, या ऐसे भी कह सकते हो त्रिज्या का 2 गुना, यानी आर जोड़ आर 2r, अगर ये 3 है तो ये 3 6, तो आर 2r हुआ ना। तो व्यास देखो, त्रिज्या व्यास की लंबाई का आधा होता है, अर्थात आर त्रिज्या बराबर d/2, डी व्यास के लिए प्रयोग करते हैं तो व्यास बटा 2, तिरछा गुना होगा तो 2r बराबर d, इसीलिए या d बराबर 2r, यानी व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। ई ए व्यास हुआ ना, तो ई ए बराबर कितना, ई ए बराबर ई सी जोड़ सी ए, ई सी जोड़ सी ए, ई ए हो गया तुमको व्यास यानी डी, ई सी त्रिज्या हुआ, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी तो आर, और सी ए भी त्रिज्या हुआ यानी आर, तो डी बराबर 2r होगा, समझा। तो चलो इसको भी उतारो। देखो केंद्र और वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ तक बतला दिए हैं। तो केंद्र के बारे में पिछले पार्ट में बतलाए थे, वृत्त के मध्य स्थित वह बिंदु, ये वृत्त है, इसके मध्य में स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से उस वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी समान होती है। यानी ये वृत्त है तो इसके मध्य में एक ऐसा बिंदु है, वो जिस बिंदु से परिधि पर लाखों बिंदु लोगे ना, अब प्रत्येक बिंदु को मिलाओगे तो वह समान दूरी पर होगा। तो केंद्र इसका मतलब वृत्त के ठीक मध्य में होता है, जहाँ से परिधि की दूरी समान होती है। पिछले पार्ट में भी बतलाए थे। अब आ जाओ वृत्त का क्षेत्रफल, इसी में बतलाया है। देखो तो वृत्त की परिधि है ना ये, तो वृत्त की परिधि के द्वारा घेरे गए जगह, तो ये रंग दिए हैं, रंगीन पार्ट है, रंगीन हिस्सा वृत्त की परिधि के द्वारा घेरा गया है, ये रंगीन हिस्सा जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है। देखो अब पाई के बारे में जानना है, पाई किसको कहते हैं। तो जैसे मान लो हम कई वृत्त लेंगे, एक नहीं अनेक, मतलब कई वृत्त लेंगे और इस पर एक प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग क्या करेंगे, तो इसका परिधि, इस परिधि की कुछ न कुछ लंबाई होगी न जी। जैसे यहाँ पर इस परिधि को बिंदु B मान लेते हैं, यहाँ पर कैंची से काट दो, ये तार के रूप में एक वृत्त है,
फिर दोनों सिरा को पकड़ करके मतलब फैलेंगे तो एक सरल रेखा बनेगा ना। यहाँ से लेकर के काट करके इसको फैलाए तो मान लो इतनी बड़ी सरल रेखा बना। तो इस सरल रेखा की लंबाई वास्तव में इस परिधि को हम लोग काट करके फैलाए हैं, तो ये लंबाई हो गया इस परिधि की। इसी तरह इस परिधि की भी कुछ लंबाई होगी। मान लो ये तार के रूप में परिधि है, पतले तार के रूप में, तो यहाँ से कैंची से काट लो, फिर कटे हुए दोनों सिरा को दोनों उंगली से पकड़ करके फैलाएंगे तो इसकी भी कुछ न कुछ लंबाई होगी। इसी तरह ये ए केंद्र वाला है, ये बी केंद्र वाला वृत्त, ये सी केंद्र वाला वृत्त, तीनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। अगर हम लोग त्रिज्या को बढ़ाते जाएंगे 100 तक तो 100 वृत्त का निर्माण होगा। तो जितना वृत्त पर हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट 1 होगा। और वह प्रैक्टिकल क्या है, तो वृत्त का ये परिधि कहलाता है। तो परिधि की लंबाई कुछ न कुछ होगी। तो मान लेते हैं इस परिधि की लंबाई x है, परिधि की लंबाई, यानी परिधि बराबर x, यानी परिधि की लंबाई x मीटर। इस परिधि की लंबाई x के बदला x1 मान लेते हैं। इसके परिधि बी केंद्र वाले वृत्त की परिधि की लंबाई मान लेते हैं x2 है, सी केंद्र वाले का x3 है। इसी तरह x1 का मान कुछ भी हो सकता है, मान लो 12 सेंटीमीटर, ये बड़ा है तो मान लो 15-16 जो भी हो कुछ तो होगा। फिर इससे ये बड़ा वृत्त है तो परिधि भी बड़ा, तो x3 का मान 18, 20, 25 कुछ यानी अलग अलग होगा। तो इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या हुआ ना, इसको r1 मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या बड़ी है r2, इसकी त्रिज्या तीनों में सबसे बड़ी है r3। तो त्रिज्या से 2 गुना होता है व्यास। तो त्रिज्या नहीं मान करके हम लोग व्यास मान लेते हैं। ये व्यास हो गया, ये भी व्यास हो गया, ये केंद्र है। और चूँकि वृत्त बड़ा हो रहा है तो व्यास भी बड़ा होगा। बड़ी त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो व्यास भी बढ़ता जाएगा, चूँकि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो इसमें ये हो गया व्यास, ये केंद्र है। तो मान लो इसका व्यास को हम लोग d से व्यक्त करते हैं, त्रिज्या को r से। तो इसका व्यास मान लेते हैं d1 है। इसका व्यास हो गया तुमको d2। इसी तरह इसका व्यास हो गया d3। त्रिज्या के बढ़ने से व्यास भी बढ़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इस वृत्त की परिधि में व्यास से भाग देंगे, ठीक है। यानी इस वृत्त की परिधि में व्यास से भाग देंगे, यानी तो परिधि भागा व्यास, भाग देंगे। भाग देने का अर्थ ये बटा में जाएगा, ये हो जाएगा परिधि, भागा बदलता है गुना में, गुना में होता है तो व्यास के नीचे 1 है, 1 बटा व्यास होगा, यानी परिधि बटा व्यास होगा, फाइनली होगा ना। तो परिधि इसका कितना है x1, व्यास d1, इसका परिधि x2, व्यास d2, इसमें परिधि हो गया x3, व्यास d3। यानी किसी भी वृत्त की परिधि में
उसके व्यास से भाग देंगे तो कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। परिधि की लंबाई x1 मान लो 14 मीटर है, d1 कुछ न कुछ तो होगा, 3 मीटर 4 मीटर कुछ न कुछ तो होगा। तो परिधि में अगर व्यास से भाग देंगे, चाहे वृत्त छोटा हो या बड़ा, अगर लाखों नहीं अनंत वृत्त अगर हम लोग लेते हैं और प्रत्येक वृत्त की परिधि में उसके व्यास से भाग देंगे, तब तमाम वृत्त का रिजल्ट एक ही आएगा। कहने का अर्थ जैसे इस वृत्त की परिधि में व्यास से भाग दिए तो मान लो रिजल्ट आया, मान लेते हैं रिजल्ट आया तुमको 5 मीटर में लेंगे तो 5 मीटर, समझा, और सॉरी 5 आया, मीटर मीटर कट जाएगा क्योंकि x मीटर x1 मीटर और d1 मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा तो एक निश्चित संख्या प्राप्त होगा। तो मान लो इस वृत्त की परिधि में व्यास से भाग दिए तो 5 आया, इसका अर्थ है इस वृत्त की परिधि में व्यास से भाग देंगे तो पर भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, तमाम में 5 आएगा। 5 आएगा नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या होगा, समझा, 5 आएगा नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या होगा और उसी निश्चित संख्या को हम लोग पाई बोलते हैं, नाम दिया गया है पाई। तब सवाल है वह संख्या कौन सा आएगा, तो ये 3.14 यानी दशमलव के बाद 1 अरब अंक आता है। जहाँ तक कंप्यूटर का रिकॉर्ड है 1 अरब से ज़्यादा अंक आएगा ऐसा कंप्यूटर नहीं बना है। और विशेष बात ये देखोगे दशमलव के बाद 1 या 1 से अधिक अंकों का रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है। तो जिस संख्या में दशमलव के बाद 1 या 1 से अधिक अंकों का रिपीटेशन नहीं हो, ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। पता है ना रियल नंबर में। इसका अर्थ ये हुआ अगर किसी वृत्त की परिधि में उसके व्यास से भाग दिया जाए तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। उसी अपरिमेय संख्या का एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं पाई। तो पाई किसे कहते हैं समझ गया। तो परिधि में मान लो व्यास से भाग देते हैं जिसको हम लोग पाई कहेंगे। तो परिधि में व्यास से भाग देंगे तो परिधि भागा व्यास, अंत में परिधि बटा व्यास आया, इसका नाम हो गया पाई। एक संख्या प्राप्त होगा। तो संख्या कितना होगा 3.14। दशमलव के बाद हम 2 ही अंक बोल रहे हैं तो 1 अरब अंक तक आता है दशमलव के बाद। और देखा गया उससे भी आगे आएगा 1 अरब अंक तक। मतलब ऐसा ही कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो है इसका रिजल्ट इससे बड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है उसके हिसाब किताब के द्वारा मतलब परिधि में व्यास से भाग दे दिया गया तो परिधि की लंबाई इसमें तो फिक्स है ना, कुछ न कुछ सेंटीमीटर तो होगा, व्यास भी कुछ सेंटीमीटर होगा। तो भाग देने पर रिजल्ट जो आता है तो परिधि को बढ़ाते जाओ, व्यास भी बढ़ता जाएगा। तो परिधि में व्यास से भाग देने पर चाहे जैसा भी परिधि बढ़ाते बढ़ाते तू लोग 1 करोड़ किलोमीटर का कर दो या 1 मीटर का ही हो, व्यास जितना हो 1 करोड़ किलोमीटर का व्यास जितना हो, भागा देना है हम लोग को परिधि में व्यास से, तो एक ही तरह का रिजल्ट आता जाएगा। और वह रिजल्ट है 3.14। दशमलव के बाद 1 अरब संख्या आता है कंप्यूटर के द्वारा। तो इसके बाद कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर नहीं बना है। तो दशमलव के बाद 1 अरब अंक आता है, लेकिन किसी भी 1 या 1 से अधिक अंक समूह का रिपीटेशन होता ही नहीं है। ऐसी संख्या को तो हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं और इसी का नाम दिया गया पाई। तो इसको बट्टा को हम लोग तोड़ते हैं तो अनुपात आता है।
जैसे 2:3, इसको क्या लिखेंगे 2, अनुपात टूटता है तो बटा में 2/3 हुआ। तो इसका अर्थ है ये परिधि अनुपात व्यास होगा ना, इसी का नाम है पाई बराबर पाई, या पाई बराबर इतना बोलो या इतना बराबर पाई, तो पाई बराबर इतना। तो पाई की परिभाषा क्या हो गई, किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को हम लोग पाई कहेंगे। और सरल भाषा में किसी भी वृत्त की परिधि में उसके व्यास से भागा दिया जाए तो प्राप्त संख्या को हम लोग पाई कहते हैं, और वह अपरिमेय संख्या होता है जिसका वैल्यू पाई का 3.14। अब आगे बढ़ते जाओ तो इसी को मतलब तोड़ करके 22/7 लिखा गया है। यानी पाई का मान अगर परिधि में व्यास से भाग देंगे, चाहे कोई भी वृत्त हो छोटा बड़ा, तो जो रिजल्ट आता है तो जैसे 3.21 ऐसे करके आता है कि 1/4 22 में 7 1/4 आता है। तो 3.14 मतलब जीरो नहीं आता है शेष में, इसके बाद संख्याओं का आना जारी रहता है अनंत काल तक, और दशमलव के बाद किसी भी संख्या का रिपीटेशन होता ही नहीं है, एक या एक से अधिक अंकों का। तो इसको मान लिया गया, इसको कहेंगे पाई। इसको तोड़ने पर लगभग तुमको लगभग 22/7 आता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग 22/7 आता है इसको तोड़ने पर, इसलिए कहा जाता है चलो पाई का मान या वैल्यू 22/7 है। तो पाई की परिभाषा समझ गया, किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, है ना। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के बारे में बतला दिए हैं। देखो परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, तो अनुपात को तोड़ेंगे तो परिधि बटा व्यास बराबर पाई होगा ना। फिर इसके बाद देखो परिधि बराबर तिरछा गुना होगा, ये तो इक्वेशन हो गया। तो परिधि बराबर व्यास गुने पाई होगा, और परिधि बराबर व्यास कितना होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या गुने पाई, और परिधि बराबर 2 गुने त्रिज्या को आर लिखते हैं, ये पाई, इसलिए परिधि बराबर 2 पाई आर। यह न तू लोग पढ़ता है। तो परिधि बराबर 2 पाई आर कैसे हुआ समझ गया ना फार्मूला से। ये आर अगर व्यास के रूप में लिखेंगे, या परिधि बराबर 2r को एक जगह कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, यानी 2 गुने r गुने पाई, 2r 1 ये, तो 2r को d कहते हैं, तो d पाई। इसलिए परिधि बराबर पाई पहले रखो पाई d, या परिधि बराबर 2 पाई आर। तो ये हो गया तुमको फार्मूला, समझा। ये भी फार्मूला हुआ, लेकिन याद रखना परिधि बराबर 2 पाई आर। ये फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, समझ गया। ये हो गया तुमको फार्मूला। अब याद रखना परिधि बराबर 2 पाई आर। तो तुम लोग को यहाँ तक हो चुका है, और पार्ट 3 में यहाँ से आगे चलेगा 5-6 टॉपिक।